हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, स्वागत है आपको मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी 2013 से लेके 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके सीबीएसई में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिकली, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बार बार क्यों बताते हैं? हम भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाने से 2-3 फायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि हम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जब भी आप सीबीएसई का पेपर देने जाओगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर कि नहीं, हम तो बोर्ड वाले क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं। दूसरा चीज़, सीबीएसई हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है कभी 2013 का इसमें डाल देगा, कभी 2018 का डाल देगा, कभी थोड़ा सा डिजिट्स वगैरह को चेंज करके फिर ईयर दे देगा। यानी कि सीबीएसई का जो पेपर सेट का पैटर्न है लगभग प्रीवियस पेपर को देख के ही किया जाता है। तो उससे बेनिफिट ये भी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से अच्छा मार्क्स आ जाता है। ठीक है। तीसरा फायदा आपका क्या है? तो तीसरा फायदा आपका ये है कि आपको एक आदत लग जाती है कि हम एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे करें। अगर एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है, अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उससे होगा क्या कि केवल वो बुक सॉल्व कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, किस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक आदत लगती है, क्योंकि ये अभी बेसिक तुम्हारा पहली एग्जाम देने जाते हो आप क्लास 10th का बोर्ड टाइप, तो पहला एक अनुभव होता है एग्जाम्स का। तो अगर आगे आने वाली अगर कोई भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, हमको अगर वो एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसमें टॉप करना है, तो हमको कम से कम 10 वर्ष पहले का पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह का वो क्वेश्चन देता है, जितना टाइम में, वो एक आइडिया लग जाता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। और आप एक हिसाब से आप बोर्ड के पेपर अगर घर पे बैठ करके सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ से ये भी पता चल जाता है कि नहीं, हम बोर्ड के पेपर को अपने दिए गए टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि बोर्ड एग्जाम देने से पहले आप बोर्ड एग्जाम दे लेते हो अपने आप को आंकने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे सीबीएसई 2013 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 - T1 करते हैं। तो T2 क्या है आपका, ये है, और T1 आपका ये है, यानी कि 1 - p डिवाइडेड बाई p और -1/p। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे p हो गया एलसीएम और ऊपर 1 - p -1, तो ये 1 से 1 कट गया, और ऊपर से -p/p अगर हुआ तो p से p भी कट गया 1 बार में, यानी कि फाइनल आंसर आपका -1 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी सही होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सीबीएसई 2013 का ही है। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 18, 15.5, 13 ... -49.5 एंड फाइंड द सम ऑफ द इट्स टर्म। सबसे पहले तो हमको इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और जब नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देंगे तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि इन टर्मों को अगर जोड़ेंगे पूरे टर्म को तो कितना आएगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप nth टर्म कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, सॉरी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो इसका लास्ट टर्म आप देख रहे हो, तो लास्ट टर्म आपका -49.5 है, -49.5 है। तो आप Tn बराबर -49.5 लिखोगे, और Tn का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा a + n - 1 × d, और 49 × 2 कितना होगा, 98 और 1 99, तो 99/2 माइनस में। ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या है, तो सबसे फर्स्ट टर्म तो 18 है, प्लस n तो आपको निकालना ही था तो n - 1, और d का वैल्यू आपका घटाना पड़ेगा। तो d के लिए आप क्या करोगे, 15.5 है, यानी कि 15 दूना के 30 और 31/2, और माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म यानी कि 18, तो 18/1 कर लो आप। तो यहाँ आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये 31 - 18 2 × 36, यानी कितना हो जाएगा आपका -5/2। तो यहाँ पे आप रख दोगे -5/2 और इज इक्वल टू -99/2। अब ये 18 को उधर भेज दिया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे -5/2 × n-1 इज इक्वल टू -99/2 और -18/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -99 और -18 2 × 36, और एलसीएम आपका हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा -5/2 और इंटू n-1। अब ये 2 से 2 सीधे कटता हुआ नजर आ रहा है। अब 9 और 6 15, और 9 और 3 12 और 1 13, और ये माइनस। ठीक है ना। ये गलती हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है, 135। अब ये देखो, ये 5 माइनस से माइनस कट जाएगा पहले तो,
अब 5 से भी वो कट जाएगा लास्ट वाला, तो 5 2 जा 10 और 3 और 5 बचा 35, यानी कि 5 7 35, 5 7 जा 35, यानी कि यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1 यानी कि 28। मतलब कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 28 है। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 28 है। अब इसमें ये भी पूछा था आपसे कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, तो इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर n/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और इत्तेफाक से हमको इसका फर्स्ट टर्म भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, और n भी आ चुका है क्या 28, 27 नहीं लिख दीजिएगा 28। तो ये हो गया 28/2 और फर्स्ट टर्म आपका 15 और प्लस लास्ट टर्म आपका ये है -99/2 है ना, -99/2, सॉरी फर्स्ट टर्म इसका हाँ 18 है और लास्ट टर्म आपका हो गया -99/2। तो ये प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा, तो -99/2। ठीक है जी। अब ये 14 बार में कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 14 का मल्टीप्लाई करना होगा किस में, तो यहाँ एलसीएम ले लो, 15 दूना के 30 और -99 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, यहाँ पे ओके। यानी कि अब क्या हो जाएगा एस एन का वैल्यू, तो एस एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 14 से ये 2 भी कट जाएगा 7 बार में, और ऊपर में 7 और इनटू माइनस में आएगा 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 3 गया 6। ठीक है ना। तो अगर देखो इसमें अगर मल्टीप्लाई करने में तकलीफ हो रही है तो इस 69 को तुम 70 और -1 कर दो और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 7 7 49, 490 और -7 1 जा 7। अब 490 में से 7 घटाओगे तो 493 प्राप्त होगा। 93 बोल रहे हैं जी, 87 क्या बोल रहे हैं हम, 90 में से 7 घटाओगे तो 83 होगा। ठीक है, 83 किस चीज़ में, तो शायद माइनस में आएगा ना, बिकॉज ऑफ कि ये -69 आएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस को बाहर कर लो तो ये आपका माइनस आएगा ये पूरा। ठीक है ना, तो इसका सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू जो होगा मतलब वो हो जाएगा -483 और नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो हो जाएगा 28। ये आपका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीबीएसई 2013 में ही एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है सबसे पहले उसे लिखिए। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को हम S7 से डिनोट करेंगे। कभी भी अगर सम ऑफ 10 टर्म्स लिखे, फर्स्ट 10 टर्म्स तो S10, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स लिखे तो S11। तो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स तो हम लोग लिखेंगे S7, वो हो गया हमारा 49। आगे क्या इंफॉर्मेशन है, आगे इंफॉर्मेशन है एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 289 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। इसका मतलब क्या हुआ कि और उसी का अगर 17 टर्म का सम देखा जाए S से 17 तक का तो वो आपका 289 है। ठीक है ना, चलिए फिर आगे लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। तो बताइए कि Sn का वैल्यू क्या होगा। तो हमें किसी भी एपी को निकालने के लिए, एपी का कुछ भी निकालने के लिए हमको उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत होती है। अगर हम उस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को निकाल लेते हैं तो उस एपी का सब कुछ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d। इतना मानने के बाद S7 का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 7/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। क्यों, क्योंकि आपको भी मालूम है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट में आपका होता है 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर n है तो n/2 हुआ था, तो अगर S7 है तो यहाँ पे 7/2 होगा और 2a प्लस फिर n - 1 हुआ था तो 7 - 1 और d बराबर 49। अब हम ये 7 से इस 7 बार में काट सकते हैं और 2 को उधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7 में से गया तो 6d और बराबर 7 दूना के 14 है ना। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें भी अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इधर भी 2 से करेंगे।
तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस 3d और इधर बन जाएगा हमारा 7, 2 7 जा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया है ना। लिखेंगे ऑल्सो S17 का वैल्यू हमको क्या दिया है, वो दिया हुआ है 289। तो यहाँ से हम S17 को क्या लिख सकते हैं 17/2, क्योंकि जब n होता था तो n/2, और फिर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1 इंटू d और इज इक्वल टू 289। ठीक है ना। अब फिर 17 से ये 17 बार में कट जाता है, सबको मालूम है। और यहाँ देखिए, यहाँ से 2a होगा और यहाँ से 18d होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 2a 18 नहीं बल्कि 16 होगा, क्योंकि ये घटेगा ना 16d, और ये जो यहाँ पे 1/2 बचा हुआ है उसको हम 2 रख लिए यहाँ पे इसमें से कटाने के लिए, और इधर होगा 17। तो अगर 2 यहाँ से कॉमन निकालोगे, अगर इसको काटोगे तो ये क्या बचेगा, a प्लस 2 8 जा 16, और 2 से ये काट भी दिए तो ये हो गया तुम्हारा 17। अब 2 इक्वेशन 2 अननोन, इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, और 2 इक्वेशन 2 अननोन से हम लोग इसका वैल्यूज को a और d का वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाला जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्यों 2 में से 1, क्यों 1 में से 2 नहीं, क्योंकि हमारा दिख रहा है कि यहाँ 8d है, यहाँ 3d है, तो 8 में से 3d घटाना, माइनस प्लस का थोड़ा सा अच्छा वैल्यूज मिल जाता है, माइनस नहीं आता है दिखने में। तो a प्लस 8d में से हम लोग a प्लस 3d को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और a प्लस 3d बराबर 7, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट किए, a में से a घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, तो ये तो कट गया, 8 में से 3 घटा तो 5d, और इधर हमारा हो गया 17 में से 7 गया तो 10, यानी कि d का वैल्यू हो गया हमारा 5 दूना के 10। अब d का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2। अब d का वैल्यू आ गया तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से a का भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो बाकी सब अब मिटा देते हैं। चलिए हम लोग इक्वेशन 2 से ही निकाल लेते हैं, है ना। 2 से भी इंप्लाई कर सकते हो, 2 इंप्लाई कर रहा है a प्लस 8d इक्वल टू 17, तो a प्लस a का वैल्यू निकालना है और d का वैल्यू 2 आया हुआ, तो 8 दूना के 16 बराबर 17, यानी कि a का वैल्यू आपका उधर जाके घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो a निकल गया और d निकल गया। अब अगर AP का फर्स्ट टर्म निकल गया और कॉमन डिफरेंस निकल गया तो उस AP का हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो SN बोला है हमको निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे इसलिए SN इज इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पे आपका n में ही आंसर होगा, ये दिमाग में रहे बात। a हमारा क्या होगा 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 n-1, और d का वैल्यू हमारा क्या है तो 2 है, तो ये 2 रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन होगा तो ये n/2 है, दिख रहा है ना, बिल्कुल n/2 है, और ब्रैकेट से अगर हम 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ 1 बचेगा, अब प्लस यहाँ पे n-1 बचेगा, 2 तो कॉमन हो चुका है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली हमने देखा कि SN का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा n इंटू, ये देखो ये -1 ये +1 ये भी कट जाएगा, तो यानी कि ब्रैकेट में भी n ही बचा, तो इंटू में n, यानी कि SN का वैल्यू फाइनली हमारा n² आया। n में ही आंसर होगा, है ना, n में ही आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन भी को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए CBSE 2013 में इतना ही क्वेश्चन था, अब हम लोग पहुंचे हैं CBSE 2014 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को करने। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे पूछा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज रेस्पेक्टिवली 3y - 1, 3y - 1 एंड 3y + 5 एंड 5y + 1, 5y + 1, देन y इक्वल्स 3y - 1, 3y + 5 और 5y + 1, ये आपके 3 टर्म्स हैं AP के। तो आपको क्या बताना है, y का वैल्यू बताना है। अगर ये 3 टर्म AP के हैं तो 2 कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। एक तो अगर AP में अगर कोई टर्म रहता है तो मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के बराबर होता है, कभी भी आप हमेशा ये दिमाग में ये बात रखिएगा। या फिर आप दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी कि T2 - T1 बराबर T3 - T2, दोनों लगा सकते हैं। दोनों को हल्का समझा देते हैं। जैसे मान लो कि एक AP है 5 4 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, इसमें कोई भी 3 लगातार टर्म उठाओ, उसमें अगर कोई मिडिल वाला टर्म लोगे तो इन दोनों के वो सम के बराबर होगा, इसका डबल, यानी कि 4 का डबल कर दो 8 हो गया। ये क्या कर दिए 5 4 9, ये 9 है, सॉरी 4 9 4 13, हाँ 9 का डबल ये 18 हो गया,
ये 18 हो गया, और एक्सट्रीम को जोड़ोगे तो वही मिलेगा। अगर ये 3 टर्म एपी का मान रहे हो तो इस 13 का डबल करोगे 26, तो ये 9 और 17 का सम के बराबर होगा, जोड़ लो, 17 और 10 27 होता है, 26 हो जाएगा। तो एक ये तरीका लगा सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर ये 3 टर्म एपी में है तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, आप जो चाहे लगा सको, तो दोनों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो अभी हम क्या लगा देते हैं, ये कि ए बी सी अगर एपी में रहता है तो हम लोग 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा 2b क्या हो गया, ये b का काम करेगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 3y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम, यानी कि 3y माइनस 1 प्लस 5y प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6y और प्लस 5 टू जा 10, और यहाँ पे 3y और 5y 8y, और ये माइनस 1 प्लस 1 खत्म। अब ये देखो 6y को उधर भेज दें तो ये हमारा हो जाएगा 2y और इधर 10, यानी कि अब 2 से इधर को डिवाइड करें तो 5, इसका मतलब y बराबर हो गया हमारा 5, y बराबर हो गया हमारा 5, ठीक है ना। तो y का वैल्यू हमसे पूछ रहा था, y का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई अब देखिए सीबीएसई 2014 का ही अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो सेक्शन बी से पूछा है। कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45 रेस्पेक्टिवली। तो जितना इंफॉर्मेशन दे रहा है उतना पहले लिख लिया जाए। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and 45। इसका मतलब ए का वैल्यू उन्होंने दे रखा है 5, और टी एन यानी कि लास्ट टर्म जो आप मानते हो, ए एन भी मानते हो कुछ लोग, या टी एन, वो आपका हो गया 45। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, यानी कि अगर हम एस एन की बात करें, सम ऑफ इट्स ऑल टर्म का मतलब सम ऑफ एन टर्म, इसका वैल्यू की बात करें तो यह है हमारा 400। फाइंड द इट्स कॉमन डिफरेंस। तो हमसे पूछा है कि डी का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहां से साफ दिख रहा है कि हम लोग एस एन बराबर भी यूज कर सकते हैं, टी एन बराबर यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले टी एन दिया है तो टी एन को यूज करते हैं। टी एन बराबर हमको 45 दिया है, टी एन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा 45। अब हमें एन तो मालूम नहीं है तो ए का वैल्यू पहले रखते हैं 5 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अगर डी का वैल्यू निकालना है तो हमको एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 5 को पहले उधर भेजो, तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 40। इतना इसको यहीं पे रोक के रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग एस एन का वैल्यू लिखते हैं, है ना, क्योंकि हमारा एस एन क्या दिया हुआ है 400। तो एस एन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, n बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, n तो हमें मालूम नहीं है, a ही बस मालूम है, तो बस रख देते हैं सबसे पहले तो a का वैल्यू, ठीक है ना। और एक काम यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल के यहाँ रख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जितना दिया है उतना ही रखा जाए, n बाई 2 और ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू है 5, यानी कि 5 टू जा 10 लिख दो डायरेक्ट, 5 टू जा 10 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 400, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी डायरेक्ट दिख रहा है, n माइनस 1 इंटू डी 40, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी डायरेक्ट आप 40 रख सकते हो। तो यहाँ से n बाई 2 और ब्रैकेट में 10 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम 40 रख दें, और इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से डायरेक्ट n ही तो निकालना है, और जब n निकल जाएगा तो n का वैल्यू इसमें रख देंगे तो d निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 और 10 50 होगा, तो n बाई 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। तो सबसे पहले हम लोग इसे 0 से 0 काट दें, और 5 से हम 8 बार में काट सकते हैं, 5 8 40, और ये 2 उधर जाएगा, तो इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना के 16, ठीक है। अब n का वैल्यू आ गया तो d का वैल्यू भी आ जाएगा। d बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाई करेंगे तो हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यानी कि d बराबर हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई n, n के जगह पे हम लिख देंगे कितना 16, तो 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, यानी कि यहाँ से d बराबर हो जाएगा हमारा 40 बटे 15, और 5 से काट दीजिए, 5 बटे 40 और 5 या 15, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 8/3। तो फाइनली आपने लिखोगे कॉमन डिफरेंस बराबर 8/3, दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए सीबीएसई 2014 में ही सेक्शन सी में एक और क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म।
सबसे पहले देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि अगर इन्होंने बोल रखा है कि इफ द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, तो सेवेंथ टर्म का सिंबल होता है T7। सेवेंथ टर्म यानी कि 7 नीचे और T टर्म है ना, टर्म 7 कितना दिया हुआ है इन्होंने, तो 1/9 दिया हुआ है, लिख दिए 1/9। आगे इंफॉर्मेशन है कि इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, तो नाइन्थ टर्म का मतलब हो गया कि T9 है ना, T9, तो नाइन्थ टर्म इसका हो गया 1/7। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि देन फाइंड इट्स 63rd टर्म, यानी कि हमको T63rd टर्म को निकालना है। इन दोनों के हेल्प से हम लोग A और D निकाल लेंगे, और A और D निकालने के बाद वो निकल जाएगा हमारा, क्योंकि इसके फार्मूला में क्या होगा, A प्लस 63 - 1 इंटू D, यही तो निकालना है हमें, यही तो T63 होता है, A प्लस 63 - 1 इंटू D, तो यानी कि A और D निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस 7 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/9। इसका फार्मूला क्या होगा, A प्लस 9 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/7। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9, और यहां से आपका हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। अब हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो 2 हमारा है A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7, और यहाँ हमारा है A प्लस 6D इज इक्वल टू 1/9। अब सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये खत्म, ये माइनस, ये कट गया, 8D में से 6D घटेगा तो 2D बचेगा, फिर 1/7 और माइनस 1/9, यानी कि अगर हम देखें तो हमारा 2D बराबर क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 7 और 9 का। अगर आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आप देखें एलसीएम 7 और 9 का, तो यहाँ पे आपका 7 × 9 एलसीएम होगा, और 9 में से यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 9 में से 7 गया 2, तो 2/7 × 9, और 2D बराबर, तो 2 से 2 तो कट गया, यानी कि D का वैल्यू आपका हो गया 1/63। अब अगर D का वैल्यू अगर 1/63 आ गया, तो A का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को अगर इम्प्लाई किया जाए तो हमारा A प्लस 6 इंटू D का वैल्यू हम रख सकते हैं 1/63 इज इक्वल टू 1/9। अब ये देखो कट जाएगा 3 से, 3 × 6 और 3 × 6 और 3 × 3। अब A बराबर हो जाएगा हमारा 1/9 माइनस 2/21। अब यहाँ से 9 और 21 का एलसीएम लिया जाए तो 42 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, यहाँ पे एलसीएम ले ही लिया जाए, 9 है और 21 है, तो 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = अब नहीं जा पाएगा, तो 7 × 21, 21 × 63, तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 7 माइनस 21 × 63, यानी कि 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 1/63 ही आया A का भी वैल्यू। अब A का भी वैल्यू 1/63 ही है, और D का भी वैल्यू 1/63 ही है। अब A और D निकल गया तो T63वां टर्म भी निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या लिख देंगे कि नाउ T63 इज इक्वल टू क्या आया हुआ है हमारा, A प्लस 62D। कर सकते हैं, एक कम होता है तो A का वैल्यू हमारा है 1/63 रख देंगे, प्लस 62 इंटू 1/63, क्योंकि D भी हमारा 63 ही था। अब एलसीएम हो गया 63 और ऊपर 1 प्लस 62, यानी कि 63 डिवाइडेड बाई 63, ये कट के 1 हो गया, यानी कि हमारा 63वां टर्म 1 आ गया, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका सीबीएसई 2014 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स, है ना, इन्होंने मान लिया है कि इस एपी में 50 टर्म है, इसका मतलब n का वैल्यू 50 हो गया। फिर बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 210, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म का रिप्रेजेंटेशन होता है S10, शुरुआत से, इसका मतलब होता है शुरुआत से 10 पदों का योग, ये कितना है 210। फिर आगे बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म इज 2565, इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स का मतलब इस एपी में 50 गो टर्म है, यानी कि T1, T2, T3 ऐसे करके, तो इसका मतलब T50वां टर्म तक है,
तो इन्होंने बोला है कि सम ऑफ लास्ट 15 टर्म, इसका मतलब हुआ कि अंत से, इस एपी के अंत से 15 को टर्म लेना है, पीछे 15 को टर्म है तो अंत से 15 को टर्म को जोड़ना है और उसका वैल्यू हमें दिया है कितना, तो इसको आप एस डेस मान लें, एस डेस 15, ये दिया हुआ है 2565। ये इसका मतलब ये नॉर्मल शुरुआत से नहीं है 15 को टर्म, अंत से 15 को टर्म है, ठीक है ना, 2565। तो कह रहा है कि फाइंड द एपी, तो हमें क्या करना है, एपी को निकालना है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर हमें एपी निकालना है तो हमको ए चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, और ए और कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ये मान लिए। अब देखिए इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो हम लिख सकते हैं पहले लिखेंगे। हमको शुरू से 10 पदों का योग 210 दिया है, तो हम लिखेंगे कि सिंस S10 इज इक्वल टू 210, तो S10 का मतलब, S10 का फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, n/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 इंटू डी, है ना, अच्छे से लिख देते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपका n दिया था 50, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ n है तो n/2, यहाँ 10 है तो 10/2 ब्रैकेट में 2a और प्लस n-1 इंटू डी, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे n का वैल्यू 10 है तो 10-1 इंटू डी, क्योंकि a भी नहीं मालूम है और d भी नहीं मालूम है। अब ये 0 से ये 0 कट गया, 2 उधर जाएगा, तो यहाँ से आपका हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 21 दूना के 42, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे का इंफॉर्मेशन यहाँ से, इसी एपी का अंत से 15 टर्मों का जोड़ जो है वो 2565 है, तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें ये फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। अगर ये फार्मूला लगाना चाहते हो, अगर इसी फार्मूला से काम करना चाहते हो, तो तुमको ये समझना होगा कि ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये इस तरह से फोर्थ टर्म आएगा, इस तरह से 15वां टर्म तक जाएंगे। तो मान लो कि हम इसी को लगाना चाहते हैं, इसी फार्मूला को, तो हम लिख देंगे कि इफ है ना, या ऐसे लिखो, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म इज इक्वल टू 2565, देन रिवर्स द एपी, एपी को पलट दो, और ये सोचो कि एपी अब यहां से शुरुआत करके लिखा जाएगा, और अगर एपी को पलट देंगे तो अगर T50 पहले आ जाए और T49 बाद में आ जाए, T48 आ जाए एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ दें हम, और हम बोले कि इस एपी का 15 टर्मों का जोड़, इस एपी के 15 पदों का योग हमको दिया है 2565, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया अब इस एपी के लिए आपका ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, तो भैया अब ये फार्मूला अगर हम लगाना चाहते हैं तो समझिएगा ध्यान से, S डेस 15 बराबर, फार्मूला तो हमारा यही लगेगा, n/2 यानी कि 15/2 और 2 इंटू ए होगा, तो यहाँ पे a डैश लिखना होगा, प्लस n-1, तो 15 को टर्म है तो 15-1 तो होगा ही, लेकिन d को हमको क्या लिखना होगा, -d। अब बोलो क्यों -d लिखेंगे, क्योंकि एपी आप कभी भी जानते हो कि अगर एपी आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, तो पीछे आते समय हम लोग को डी घटाना पड़ता है, आगे जाने से डी जोड़ते हैं तो पीछे आने से डी घटाते हैं। तो ये एपी को अगर हम रिवर्स किए हैं, पलटे हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर एपी का डी था तो पलटने पे -d हुआ होगा। ए डैश क्यों लिखे, क्योंकि ए डैश आपका ये T50 होगा, 50वां टर्म आपका ए होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस इक्वेशन को केवल याद रखिएगा, और अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, 2565, ये भी दिमाग में रखिएगा, 2565। अब इसको फिर से यहां से लिखते हैं, 15/2 और ब्रैकेट में 2a माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक काम करते हैं ना, a डैश हम T50 लिख ही देते हैं, यहाँ पे a डैश है तो a डैश का वैल्यू तो हमको जानते ही हैं कि 50वां टर्म पहला टर्म हो गया, अब माइनस का 14d हो जाएगा, -14d इज इक्वल टू 2565, है ना। अब देखिए, अब T50 हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस एपी का 50वां टर्म हमको निकालने आता है, तो ये 15 को पहले उधर भेज दो, नहीं इस 2 को उधर भेज ही दो, है ना, और 15 को भी भेज दो,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में T50 का वैल्यू A प्लस 49D और माइनस 14D, ठीक है ना, माइनस 14D, क्योंकि हम 2 से काटे नहीं हैं। अब 2 को उधर भेजेंगे तो 2565 और डिवाइडेड बाई 15 और ऊपर में जाएगा 2, तो यहाँ से 15 से काटिए, 15 से जब इसे काटिएगा तो 171 बार में कट जाएगा, है ना, आप काट सकते हैं, वो चीज़ उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 2A और प्लस 49 दूना के 98D और माइनस 14D इज इक्वल टू 171 में 2 का गुना करिएगा तो 2 एकम 2, 7 दूना के 14, 2 1 3, ये हो जाएगा आपका। अब 98D में से 14D घटाइए, आपका कितना हो जाएगा 2A प्लस, है ना, 2A प्लस 8 में से 4 गया तो 4 और 9 में से 1 गया तो 8 इज इक्वल टू 342। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे और हमारा एक इक्वेशन आया हुआ था, याद होगा आपको, इसके पहले ही हम लोग निकाले थे, वो शायद हमें याद है कि वो आया था 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42, है ना, यही आया हुआ था, आप देख सकते हैं पीछे वीडियो को। यहाँ पे D छूटा हुआ है, आप D लिख लीजिएगा पहले तो, क्योंकि यहाँ पे D बचेगा। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया और इसे इक्वेशन नंबर आप 1 माने हैं, तो इसमें हम लोग 2A देख रहे हैं सेम, तो हम अगर इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटाएं तो हमारा D निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, अब इरेज कर देते हैं सब, तो अब यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2A प्लस 84D इज इक्वल टू 342, वो है आपका 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 42। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा और 84 में से ना घटाओगे तो 10 घटाओगे तो 74 बचेगा, यानी कि 75। D इज इक्वल टू 42 में से 42 गया तो डायरेक्ट 300 बचा, यानी कि अब D का वैल्यू हो जाएगा 75 दूना 150 होता है, यानी कि 4 होगा, 75 दूना 150 होता है, यानी कि 300 है तो 4 होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। और कॉमन डिफरेंस अगर 4 आ गया तो आप इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से 2A बराबर क्या लिख सकते हैं, 42 माइनस 9D और D का वैल्यू आपका 4 है ना, 9D है ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, 9D को उधर भेज दिए तो यानी कि 9 के 36 इधर गया, तो आपका ये हो गया 42 में से 36 गया तो 12 में से 36 और 4 40 और 2 42, यानी कि 6 बचा, सॉरी 8 बचा, 8, 36 4 40 और 2 42, 36 4 40, 6 ही बचा ना, सॉरी 6 ही बचा, तो A का वैल्यू आपका हो गया 3, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस भी आ गया और A भी आ गया, तो हमसे AP पूछ रहा था, तो हम लोग लिख देंगे, इसलिए AP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस D, A प्लस 2D, यही नहीं करते हो आप, तो अब आपका AP क्या हो जाएगा 3, D को जोड़िए, D 4 है, यानी कि 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15 डॉट डॉट डॉट, दिस इज योर आंसर 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। चलिए ये भी पूरा CBSE 2014 तक का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब 2015 16 17 18 आगे वाले वीडियोस में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इसमें इतना ही। मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।